नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। आज बात करेंगे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की। जीतनराम मांझी जो कभी भगवान राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को काल्पनिक बताते हैं, जो कभी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करते हैं। हालांकि वो लंबे समय तक एनडीए के साथ भी रहे, फिर महागठबंधन में आए और अब नीतीश कुमार जब एनडीए में थे तो वो एनडीए में थे, जब नीतीश कुमार महागठबंधन में आए तो नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन में आए और नीतीश कुमार का साथ रहा है। आगे भी जब टिकटों का बंटवारा होगा तो आप देखेंगे कि जो समायोजन होना है जीतनराम मांझी की पार्टी का, जो भी कुछ टिकट मिली है वो नीतीश कुमार के खाते से ही जाएंगे। लेकिन इन दिनों मूड मिजाज थोड़ा बदला बदला लग रहा है। 5 सीटों की मांग भी कर दी थी उनकी पार्टी ने। देखिए आलोक, जीतनराम मांझी एक ऐसे राजनेता हैं, कहने के लिए तो कहा जाता है कि बिहार में नीतीश कुमार पलटू राम है। लेकिन यदि जीतनराम मांझी के राजनीतिक इतिहास को देखेंगे तो ऐसा कोई घाट नहीं है जहां उन्होंने पानी नहीं पिया है। चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी के साथ जाना हो, ऐसा कोई समीकरण बचा ही नहीं जी। चाहे नीतीश कुमार के महागठबंधन भी जी, बगैर नीतीश कुमार के एनडीए भी जी, चाहे फिर अपनी पार्टी और नीतीश कुमार के साथ भी। और अब तो उनकी अपनी पार्टी है हम, ठीक, 4 विधायक हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। तो देखिए, जीतनराम मांझी उम्र के उस पड़ाव पर भी हैं जहां वे अपने उत्तराधिकारियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जीतनराम मांझी के बारे में एक बात कही जाती है कि वे सुबह क्या बोलेंगे, शाम को क्या बोलेंगे, किसी को पता नहीं चलता। पलट जाते हैं, पलट जाते एक ही दिन में। एक ही दिन में अमित शाह से जाकर मुलाकात करते हैं और बाहर आकर नीतीश कुमार की कसमें भी खाते हैं। माँ कसम भी खा लेते हैं। खैर, माँ कसम की बात मैं नहीं कह रहा, तो कसम भी खाते हैं। तो 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, जीतनराम मांझी की धड़कनें, या यूं कहें कि मोल जोल बढ़ता जा रहा है। जीतनराम मांझी की अहमियत कितनी है, इस बात को तो चुनावी नतीजे बताते हैं, समझाते हैं। लेकिन एक बात समझिए कि जीतनराम मांझी महागठबंधन में रहेंगे या रह पाएंगे, अब मुझे इसमें संशय दिखने लगा है। संशय दिखता है कहीं आउट ना हो जाए, क्योंकि महत्वाकांक्षा बहुत अधिक है। और देखिए, कल ही उन्होंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद तेजस्वी यादव को भी मिर्ची लगनी है। तो क्या उन्होंने कह दिया, जीतनराम मांझी ने कह दिया कि मेरा बेटा डॉक्टर संतोष सुमन, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, राजद के खाते से बिहार विधान परिषद में पहुंचे थे, मेरा बेटा तेजस्वी यादव से अधिक काबिल है, ज्यादा काबिल है। क्यों काबिल है? अधिक पढ़ा लिखा है, अधिक उसने देखा है। लेकिन यह एक फॉल्ट है, डेमोक्रेटिक फॉल्ट की बात कर रहे हैं कि यहाँ काबिलियत से नहीं, यहाँ जाति से। तो जाति के बारे में उन्होंने चर्चा कर दी कि यादव जाति, जिसके बारे में जीतनराम मांझी ने कहा कि आरजेडी कहता है कि 17%, लेकिन मैं मानता हूं 13%। और उन्होंने अपनी जाति के बारे में कहा कि मेरी जाति को तो हमेशा दबा कर रखा गया है, दलित हैं, दबाने की बात कही जाती है। भारत सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था भी कर रखी है। तो देखिए, तेजस्वी यादव को यह बात अच्छी नहीं लगेगी, इस बात को समझिए कि, और वे मान ही रहे। देखिए, लोकतंत्र में बहुमत ही सब कुछ है। बहुमत चाहे अंगूठा छाप व्यक्ति के पास हो, चाहे किसी काबिल व्यक्ति के पास हो। और यदि बहुमत की बात नहीं होती तो शायद एपीजे कलाम देश के प्रधानमंत्री होते। ऐसे काबिल लोग भारत में बहुत सारे लोग हैं। तो बहुमत, और जिसके पास ज़्यादा विधायक हैं, ज़्यादा सांसद हैं, यह बात तो माननी ही होगी। और तेजस्वी यादव को चिढ़ाने के लिए जब यह बात कही गई तो आपको मालूम है कि तेजस्वी यादव वैसे लोगों से ज़्यादा चिढ़ते हैं जो अपने उत्तराधिकारी को उनके बराबर खड़ा करने की कोशिश करते हैं, या फिर जो उनके हम उम्र हैं। आपने पिछले दिनों ही देखा, आप वहाँ थे भी, कि जब कन्हैया कुमार पहुँच गए कार्यक्रम में, विश्वकर्मा समाज के कार्यक्रम में, प्रजापति समाज के कार्यक्रम में, तो तेजस्वी यादव का कार्यक्रम लगा हुआ था और तेजस्वी यादव नहीं गए। इसके बाद विवाद भी हो गया। अचानक विभाग की बैठक में व्यस्त हो गए और इसके बाद विवाद भी शुरू हो गया। कन्हैया कुमार भी वहाँ बदले दिखे थे। कुछ कहा नहीं उन्होंने भी, खास नहीं कहा नहीं, लेकिन मैंने कहा बदले दिखे। देखिए, कन्हैया कुमार आदतन घनघोर वामपंथी हैं, ठीक है, कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं। लेकिन आपको पता है कि उनके परिवार में पिछले दिनों एक असामयिक निधन हुआ था उनके भाई का। तो जब वे प्रजापति समारोह में पहुंचे थे, जो सम्मेलन था,
वहां आपने देखा होगा कि उन्होंने छौर कर्म करा रखा था, मतलब बाल छिलवाया था। वामपंथी कहाँ मानते हैं, लेकिन कन्हैया कुमार ने जो रीति रिवाज है और जो श्राद्ध की परंपरा चलती आ रही है उसका निर्वहन अपने भाई के लिए किया था और केस दान कर दिया था। ठीक है ना। खैर चलिए, हम बात कर रहे थे जीतनराम मांझी की। तो जीतनराम मांझी की महत्वाकांक्षा, मैंने कहा ही कि देखिए उन्होंने क्या क्या प्रयोग नहीं किए, और कल भी जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसमें फिर से वह बात दोहराई है कि किन परिस्थितियों में नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था और फिर जब वे काम करने लगे तो कैसे उन्हें हटा दिया गया। लेकिन जीतनराम मांझी की दिक्कत क्या है? जीतनराम मांझी, आपने कहा 5 सीटें चाहते हैं, कहाँ से 5 सीटें मिलेगी? नालंदा भी मांग रहे हैं उसमें से। नहीं, नालंदा तो 2019 में भी महागठबंधन में उन्हें प्राप्त हो गया था, और 2019 में नालंदा लड़ने के लिए वे इधर उधर से माल जाल वाला उम्मीदवार लाए थे, और वह भी लालू यादव ने ही दिया था। यह बात सभी को पता है, जो संसाधनों से पूर्ण हो। हाँ। फिर औरंगाबाद में भी उपेंद्र प्रसाद पुराने जेडीयू वाले थे, यह बात भी आपको जानकारी है। तो देखिए, महागठबंधन में सीट है कहाँ? महागठबंधन में इतनी सारी पार्टियां हैं, आरजेडी है, जेडीयू है, ये दोनों पार्टियां बराबर पर लड़ने की कोशिश करेगी, 16-16 सीटें या 15-15 सीटें। जेडीयू पहले इस बात का भी प्रयास करेगा, क्योंकि नीतीश कुमार विपक्ष को एक कर रहे हैं और दिल्ली का सपना भी देखते हैं, भले माने ना, कि हम आरजेडी से एक अधिक सीट पर चुनाव लड़ें। यह संभव हो पाएगा या ना हो पाएगा, यह वक्त बताएगा। और देखिए, यदि संभव होता है कि एक सीट अधिक नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को, तो टर्म्स एंड कंडीशंस यह अप्लाई होगा कि 2025 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो अधिक सीटें आरजेडी को दी जाएगी। तो खैर, ये तो आरजेडी और जेडीयू की बात। अब देखिए, माले है, कांग्रेस है, उसमें हम है, तो हम तो खैर मैंने शुरू में कहा कि नीतीश कुमार को समायोजन करना है। नहीं, नीतीश कुमार को समायोजन करना, ठीक है, आपने सही कहा, वो अपने खाते में से देंगे। और मैंने यह भी बताया कि देखिए, जीतनराम मांझी के बेटे को बिहार विधान परिषद में तब लालू यादव ने भेजा था, और फिर उनका टर्म खत्म हो रहा है। उनका टर्म अप्रैल में ही खत्म हो रहा है। लोकसभा चुनाव जब बिल्कुल चरम पर होगा तो खत्म हो रहा है, और इस बार लालू यादव केयर टेकर नहीं बनने जा रहे हैं, मतलब उनको भेजने के लिए अकाउंटेबल नहीं होने जा रहे। हाँ, संतोष कुमार सुमन अपने बूते तो जा नहीं सकते, इतने विधायक है नहीं, 4 विधायक हैं। तो देखिए, महागठबंधन में जो चर्चा है कि यदि जीतनराम मांझी को साथ रहना है तो उन्हें एक सीट पर समझौता करना होगा, और वह सीट गया की सीट होगी, बस इसके अलावा कुछ नहीं मिलना है। और गया की सीट पर भी देखिए, महागठबंधन के नेताओं में शर्त यह है कि जीतनराम मांझी खुद चुनाव लड़े। देखिए, आपको याद होगा 2019 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और हार गए थे, ठीक है ना। जेडीयू उम्मीदवार के सामने वे चुनाव हार गए थे, जेडीयू बीजेपी के अलायंस में। फिर विधानसभा हुआ तब जीते। हाँ, जीते, ठीक है। और अब देखिए, जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वे कैबिनेट मिनिस्टर तो बनेंगे नहीं, ठीक है। उम्र का वो पड़ाव भी है। कभी कभी चर्चा होती है कि राज्यपाल बनना चाहते हैं, तो राज्यपाल बनाने की हैसियत नीतीश कुमार की नहीं है, वह रास्ता बीजेपी की ओर खुलता है। तो बीजेपी के पास भी इतनी सीटें नहीं है देने के लिए। देखिए, उन्हें खुद लड़ना है। मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि उनकी कोशिश है कि हम 30 सीटें लड़ें, लेकिन जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और मुकेश सहनी के समायोजन की बात की जा रही है, यह सीटें घटकर 25 से 28 हो सकती है। तो फिर जीतनराम मांझी के लिए वहाँ भी सीटें नहीं हैं, एक सीटें, और राज्यपाल का बात तो करें नहीं। फिर देखिए, जेडीयू के पास क्या समस्या है, जब लालू यादव केयरटेकर बनने को तैयार नहीं है और जेडीयू चाहता है कि चुनाव लड़ना भी है तो स्वयं जीतनराम मांझी लड़ें, तो उनके बेटे क्या पैदल हो जाएंगे बिहार विधान परिषद से? और अगले साल जो चुनाव होना है, द्विवार्षिक चुनाव होना है बिहार विधान परिषद का, उसमें जेडीयू को इतनी सीटें नहीं मिल रही है, स्वयं नीतीश कुमार को जाना है, संजय झा भी हैं, और भी कई नेता हैं, ठीक है। संतोष सुमन का समायोजन कैसे होगा? तो जीतनराम मांझी को लग रहा है कि मेरी गाड़ी जो है थोड़ी डिरेल हो रही है, ठीक है ना। इनके साथ मतलब तालमेल और जितनी हसरत है वो पूरी होती दिख नहीं रही, जितना चाहते हैं उतना मिलेगा नहीं। इसलिए कहीं ऐसा न हो कि वे महागठबंधन से ही आउट हो जाएं। और लेकिन इसके पहले वह प्रयास करेंगे कि हालात और परिस्थितियां, मतलब एक राजनीति में पटकथा लिखी जाती है ना कि हम आपसे क्यों अलग हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में जाति का खेल ही, जाति की संवेदनाएं ही,
जाति का भावनात्मक शोषण और भावनात्मक प्रोत्साहन ही राजनीति है। तो यह पैदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फल कहाँ से मिलना है, क्योंकि एनडीए में भी बीजेपी के पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं बचा है और जीतन राम मांझी के पास वोटों की ताकत इतनी नहीं है कि वे 5 सीटों की बात कर लें। जीतन राम मांझी जहानाबाद भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, औरंगाबाद भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ऐसे में कहाँ से। और देखिए, जीतन राम मांझी की पार्टी का भी वीआईपी जैसा हाल हो सकता था, लेकिन है क्या कि उनके जो 4 विधायक हैं, 3 तो उनके अपने ही हैं, एक दूसरे अनिल कुमार हैं जो टेकारी से जीते हुए हैं, तो अकेला चना तो कोई भार फोड़ नहीं सकता है। और अनिल कुमार भी शशांक को मानते हैं कि जब हम के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीता है तो साथ ही रहेंगे, लेकिन सांसद का चुनाव लड़ने को जीतन राम मांझी की पार्टी को मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान या फिर इधर कांग्रेस और माले की तरह सीट मिलेगी, इस पर मुझे संदेह है। ऐसे में जीतन राम मांझी का जो भविष्य है वो खतरे में दिख रहा है साफ साफ तौर पर। कांग्रेस, हाँ जी, पहले उनका टेलीफोन छा था, अब कड़ाही है। हाँ ठीक है, देखिए अब कांग्रेस क्या है, कांग्रेस के बारे में भी बहुत कम सीटों की चर्चा है, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है, 12 जून को संयुक्त विपक्ष की पटना में बैठक होनी है और एक के खिलाफ एक लड़ाने की बात चल रही है, ठीक है ना, 1 to 1 फाइट। तो ऐसे में कांग्रेस को कुछ गेन हो सकता है कि 1-8 सीटें और मिल जाए, तो कांग्रेस को जितना गेन होगा महागठबंधन में सीटें वैसे ही घट जाएगी, देने के लिए बचेगी कहाँ बचेगी। और यदि जीतन राम मांझी को उधर जाना ही होगा तो कौन रोकेगा। जीतन राम मांझी ने उधर भी लड़कर देखा है, इधर भी लड़कर देखा है कि नतीजे क्या आते हैं। तो देखना ही होगा जीतन राम मांझी का फैसला क्या होता है। जीतन राम मांझी जो अक्सर क्या से क्या बोल जाते हैं, क्या क्या कह देते हैं, और तेजस्वी यादव के खिलाफ उनकी ऐसी बोली डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर बेहतर तो नहीं है और अच्छी लगी भी नहीं होगी। शायद ये बात नीतीश कुमार को भी अच्छी नहीं लगी होगी। और फिर समझिए अगर बात फिर आगे बढ़ेगी, अपने बेटे की तुलना तेजस्वी यादव से कर रहे हैं जी। आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखना ही होगा जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी का भविष्य क्या होता है, वो क्या तय करते हैं, क्योंकि हाल ही में जो अधिवेशन हुआ था राजगीर में, उसमें कई सारी बातें उन्होंने कही थी, लेकिन खैर फैसला तो अंततः लेना उन्हीं को है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।